नमस्कार है आप सभी को और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का कक्षा 11 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। साथ ही आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नववर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करती हूँ, परमपिता परमेश्वर से कामना करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूल निवासियों का विस्थापन, जो कि पाठ है हमारा पाठ 10। तो उसके अंदर आज का जो टॉपिक रहेगा, अध्ययन बिंदु है वो संवैधानिक अधिकार। देखिए, संवैधानिक अधिकार क्या है या संविधान क्या है। संवैधानिक से अर्थ होता है संविधान, ठीक है। संविधान या कैसे विधान, जो भी संविधान या विधान, विधान या संविधान का अर्थ होता है कानून, ठीक है। तो कानून या संविधान क्या है और कानूनी अधिकार क्या है, और हम परिस्थितियां पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका की या अमेरिका की, जहां पर जो है यूरोप के लोग गए, यूरोपवासी गए और वहां पर उन्होंने अपनी कॉलोनियां बसाई और किस प्रकार से वहां पे उन्होंने अपनी कानून व्यवस्था है वो लागू की, या संवैधानिक अधिकार है वो किस प्रकार से बनाए। आज हम इस टॉपिक के अंदर इसी विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही एक अन्य बिंदु है वो है बदलाव की लहर, जो कि इसी के साथ में सम्मिलित है। उस बिंदु को भी हम जानेंगे। तो आइए हम समझते हैं संवैधानिक अधिकार। आबादकारों ने 1770 के दशक में आज़ादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई थी, वही पुरानी दुनिया की राजाशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान भी बनी। देखिए, वापस पीछे आते हैं कि आबादकार, पहले भी हमने इस शब्द को समझा था कि आबादकार क्या है। आबादकार यानी सेटलर, यानी वो लोग जो यूरोप से गए और अन्य विभिन्न देशों के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आयरलैंड हो या विभिन्न इलाकों के, वहाँ पर जाकर सेट हो गए, आबाद हो गए। उन्होंने अपनी भूमियाँ बना ली, अपनी पूंजियाँ बना ली, अपनी स्थायी प्रॉपर्टियाँ बना ली और फिर वहीं सेटल हो गए। वहीं जिस स्थान पर जाके वो बसे और वहाँ उसी देश की नागरिकता ले ली, तो फिर वो आबादकार कहलाए। इसके अलावा आबादकार का एक और भी अर्थ निकलता है, या आबादकार का हम दूसरे अर्थ में समझें तो आबादकार यानी सेटलर, यानी वो सेटलर, वो किसान कह सकते हैं जिसने जंगलों को काटा, यानी जिस स्थान पर वो गया। अब अमेरिका में क्या था, पूरी तरह से जंगल थे, जंगली भूमि थी, मूल निवासी वहाँ रहते थे और वो भूमि जहाँ जंगली भूमि, जहाँ अनेक प्रकार के पशु पाए जाते थे, और उस भूमि को उन्होंने मूल निवासियों ने उपयोगी नहीं बनाया था। लेकिन जो ये यूरोप के लोग वहाँ गए और यहाँ के किसानों ने, यूरोपीय किसानों ने वहाँ जाकर और वहाँ के जंगलों को साफ किया, उन जंगलों को साफ करके खेती योग्य बनाया। इसके साथ ही, या फिर हम वो कह सकते हैं कि जो प्रतिभूमि, यानी जो मूल निवासी जो थे, वो भूमि का उतना ही उपयोग करते थे जितना उनको ज़रूरत होती थी, या कह सकते हैं कि जितनी उनको साल भर की फसल की ज़रूरत होती थी या खाने पीने के लिए जितनी फसल की आवश्यकता होती थी, वो उतना ही अनाज उपजाते थे। बाकी भूमि है वो परती पड़ी रहती थी। प्रतिभूमि यानी छोड़ी हुई भूमि, जिसका उपयोग खेती के लिए नहीं किया जा रहा था। तो इन आबादकारों ने, इन सेटलर्स ने वहाँ जाकर, इन किसानों ने वहाँ जाकर जो जंगल की भूमि थी उसको साफ किया और उसे खेती योग्य बनाया। इसके साथ ही जो पड़ती पड़ी भूमि थी जिसे मूल निवासी उपयोग में नहीं लेते थे, उस खाली भूमि को उन्होंने खेती योग्य बनाया और फिर वहाँ पे उन्होंने अपने रहने के लिए निवास स्थान बना लिए। अपने रहने के लिए उस भूमि को उन्होंने साफ करके खेती योग्य बनाकर फिर वहीं पर वो सेटल हो गए, वहीं पर वो आबाद हो गए, वहीं पर वो बस गए। तो इन लोगों को आबादकार कहा जाता है, ठीक है। ये वो लोग थे जो यूरोप के थे, यूरोप के विभिन्न देशों से संबंधित थे और फिर वो अमेरिका की भूमि पर जाकर आबाद हो गए या सेटल हो गए। तो ये है आबादकार का अर्थ। अब यहाँ देखिए, आबादकारों ने 1770 के दशक में, अब एक शब्द आया दशक। दशक क्या है? देखिए, दशक का अर्थ होता है 10 साल का समय, ठीक है, 10 साल का समय। अब ये 10 साल का समय, जैसे कि 10 से 20,
20 से 30। तो इस दौरान जो बीच का ये जो समय होता है वो दशक कहलाता है, तो 10 से 20 या 20 से 30। तो 1770 के दशक में, 70 का दशक एंड हो रहा है। मैं आज़ादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई थी। अब यहाँ लोकतांत्रिक भावना का उनके अंदर विकास हुआ इन आबादकारों के मन में, और इन्होंने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई थी। अब यहाँ पर जो अमेरिकी भूमि पर जाकर जो लोग बसे थे वो सिर्फ एक ही यूरोपीय देश के लोग नहीं थे, बल्कि विभिन्न देशों से संबंधित थे। कोई पोलैंड वासी था, तो कोई ब्रिटेन वासी था, कोई जर्मन वासी था, कोई पुर्तगाली था, कोई स्पेनिश था और कोई फ्रांसीसी था। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर जब वो अमेरिका की भूमि पर जाकर बस गए तो वहाँ पे उन्होंने अपने नए सपनों को संजोया, और फिर उनके अंदर अब अमेरिकी भूमि के प्रति लगाव उत्पन्न हो गया। वहाँ की जमीनों के प्रति लगाव हुआ, अमेरिका के प्रति उनके मन में लगाव हुआ, और अपने देश, अपने मातृ देश के प्रति उनके मन में जो है वो भावना नहीं रही, जो कि अब अमेरिका की भूमि के प्रति उनके मन में जो भावना आई। और इसके चलते इन सभी राष्ट्रों के गोरे लोगों ने, यूरोप के राष्ट्रों के गोरे लोगों ने यहाँ पर जो है एक तरह से सामूहिक गठन बनाए, सामूहिक संगठन बनाए, और इस प्रकार से लोकतांत्रिक भावना का उदय हुआ यहाँ पर। और इसी लोकतांत्रिक भावना के तहत जो है उन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने कानून बनाया, और वही पुरानी दुनिया जिन देशों से वो आए थे कि राजाशाही, पुरानी दुनिया की राजाशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी। अब यहाँ पर जब ये शुरू में ये अमेरिका की भूमि पर आए थे तो ये इंग्लैंड वासी थे, स्पेनिश थे, पुर्तगाली थे। तो यहाँ पर जब अटलांटिक पार करके इन अमेरिका के यहाँ पर आए तो उस समय उनको राजा, यानी जो यूरोप के जो राजा थे, चाहे वो इंग्लैंड का शासक हो, तो वो यहाँ पर उन्होंने अमेरिका को शुरू में अपना उपनिवेश बनाया, जिस तरह से भारत को अपना उपनिवेश बनाया, और फिर अमेरिका को भी उन्होंने इसी तरह से अपना उपनिवेश बनाया। और शुरुआत में जो वहाँ पर जो लोग गए थे, यूरोप के लोग, वो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के तहत गए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें वहाँ की अमेरिका की आबो हवा रास आने लगी थी, अमेरिका की भूमि उन्हें पसंद आने लगी थी, और फिर अब उस भूमि से उनको लगाव हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में जिन राजशाही शासन के तहत वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने उसी राजशाही शासन ने या उसी इंग्लैंड के शासक ने यहाँ अमेरिका की उपनिवेशिक जो तंत्र से संबंधित जो लोग थे उनके ऊपर जब अपने कानून लगाए, अपनी व्यवस्था यहाँ पर लागू करने की कोशिश की, तब ये लोग अपने ही मातृ देश के खिलाफ खड़े हो गए, अपने ही राष्ट्रों के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि अब उन्हें अपनी भूमि कौन सी लग रही थी? उनको अपनी भूमि लग रही थी अमेरिका की भूमि। अब उनको अपने मातृ देशों से कोई लेना देना नहीं था, चाहे वो यूरोप के किसी भी देश से संबंधित क्यों न हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो। लेकिन अब उन्हें अपने मातृ देश से लेना देना नहीं था, बल्कि उन्होंने अब अपनी भूमि अमेरिका को मान लिया। और इसके चलते उन्होंने पुरानी राजशाही के खिलाफ, राजशाही यानी जो राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी उसको राजशाही कहा है, उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। अभिजात तंत्र यानी जो धनी और संपन्न लोग थे, जो रिच लोग थे, और यहाँ पर उन्होंने अमेरिका में उनका जो बोलबाला शुरू में जो था उसके तहत उन्होंने इन सभी के खिलाफ है अपना संघर्ष किया, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, और इस प्रकार से एक अमेरिका की एक नई पहचान है वो बने लगी या बनी। उनके लिए यह भी अहम था कि उनके संविधान में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया, जिसे रद्द करने की छूट राज्य को नहीं थी। यानी कि शुरुआत में जब अमेरिका की तरफ जो लोग आए थे तो वो एक यात्री की तरह आए थे, और उसमें मुख्य रूप से वो लोग थे जिन्हें यूरोप की जमीनों पर, यूरोप की भूमि पर, अपने मातृ देशों की भूमि पर वो जो कह सकते हैं वो अधिकार नहीं मिले थे, या कहीं न कहीं उनको प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा नहीं मिला था, या फिर वो लोग थे जिन्हें जेलों में या निर्वासित जीवन जीने के लिए अमेरिका की भूमि या अटलांटिक पार करके अमेरिका की तरफ धकेल दिया गया था। और लेकिन जब ये लोग यहाँ आए तो अब ये अमेरिका की भूमि उन्हें अपनी भूमि लगने लगी थी, और फिर उन्होंने अपनी मातृ देशों की अभिजात तंत्र के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ है उन्होंने जो है मोर्चा शुरू किया, या कह सकते हैं कि संघर्ष शुरू किया। और इसी के चलते अब यहाँ पर उन्होंने जो संपत्तियाँ बनाई थी, जो प्रॉपर्टियाँ बनाई थी, वो ज़मीनें बनाई थी, खेत साफ किए थे, जंगलों को साफ किया था, प्रति भूमि को खेती योग्य बनाया था, और इस प्रकार से वहाँ जाकर यहाँ अमेरिका में आकर वो आबाद हो गए थे। लेकिन चूंकि
जिन सरकारों के तहत आए थे, जिस राजतंत्र के तहत ये अटलांटिक पार करके अमेरिका की भूमि की तरफ आए थे, तो अब वो सरकार उनसे कर वसूली करना चाहती थी, उनकी संपत्तियों के ऊपर अपना अधिकार जता रही थी। और इसके तहत कानून तो बना था कि संविधान में व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार है वो शामिल किया गया था, और ऐसे में राज्य उसको हड़प नहीं सकता। राज्य को छूट नहीं थी कि वो संपत्ति के अधिकार को, यानी हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति का मालिकाना हक रखे। और ऐसे में राज्य कौन है? राजतंत्र, यानी ब्रिटेन का शासक। अगर यहाँ पे उसने अमेरिका में अपना उपनिवेश बना रखा है या अमेरिका के देशों में उपनिवेश है, तो यहाँ के जो बाशिंदे हैं, मूल निवासी नहीं बल्कि जो यूरोप के लोग हैं, उनके साथ वो बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी संपत्तियाँ यहाँ पर बनाई हैं, उन्होंने जंगलों को साफ किया है, उन्होंने रहने योग्य ज़मीनों को बनाया है, खेती योग्य ज़मीनों को बनाया है, तो सरकार उनकी संपत्तियों को नहीं छीन सकती। तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार है, और उन्होंने इसके लिए भी, उन्होंने हक के लिए भी लड़ाई लड़ी, अपनी राजशाही के खिलाफ, अपने अभिजात तंत्र के खिलाफ। और इस प्रकार से उन्होंने इस तंत्र में, इस संविधान के अंदर ये कहा गया कि राज्य भी उनके संपत्ति के अधिकार से उनको वंचित नहीं कर सकता, यानी राजतंत्र भी उन्हें वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज़मीनें, ये प्रॉपर्टियाँ उन्होंने खुद है वो बनाई थी, उन्होंने स्वयं ने इसको बनाया था। तो राज्य इसके ऊपर कोई भी जो है एक्शन नहीं ले सकता, राज्य उनको हड़पने का अधिकार नहीं रखता। तो ये वो लोग थे जो यूरोप के ही थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका की नागरिकता को ले लिया था, और अमेरिकी भूमि अब उन्हें अपनी भूमि लग रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की बात है। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार, इसमें राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार सिर्फ गोरे लोगों के लिए था। यहाँ पे एक पॉइंट समझने की बात है कि यहाँ पर जो लोकतांत्रिक अधिकार, जो संविधान के अधिकार यानी संपत्ति का अधिकार इसमें शामिल किया गया था, नए विधान बने थे, यहाँ पर नए कानून बने थे, जो कि अमेरिका में जो यूरोप के लोग रह रहे थे उनके लिए ये कानून बना था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया। इसके अलावा भी अन्य कई कानूनी जो नियम कानून, नए कायदे जो बने थे, वो इन लोगों के लिए शुरू रखे गए, या इन लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए। लेकिन ये अधिकार किसके लिए था? ये अधिकार सिर्फ गोरे लोगों के लिए था। अब गोरे लोग कौन हैं? जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप के विभिन्न देशों से आए हुए जो नागरिक थे, जो अमेरिका की भूमि पर बस गए थे, अमेरिका की नागरिकता ले ली थी, उन्हीं को ये अधिकार दिए गए थे। एक कनाडाई मूल निवासी डैनियल पॉल ने 2000 में इस ओर ध्यान खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने उसने कहा कि समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया गया था। देखिए यहाँ पर समझने की बात आई है। अब यहाँ पर अधिकार बने थे, संपत्ति के अधिकार, कानून, नया संविधान बना था, लेकिन ये कानून किसके लिए था? ये सिर्फ गोरे लोगों के लिए था। इसमें मूल निवासियों को कोई कानूनी अधिकार नहीं दिए गए थे। मूल निवासी वो थे जो अमेरिका के अंदर ही जन्मे थे, यहीं पनपे थे, और जिन्हें इन गोरे लोगों ने, इन यूरोप के लोगों ने जो यहाँ पर आकर सेटल हो गए थे, यहाँ पर आकर जो बस गए थे, यहाँ की नागरिकता ले ली थी, उन लोगों ने उनको आदिम मानव समझा था, या उनकी नज़रों में वो आदिम संस्कृति के लोग थे, असभ्य थे उनकी नज़रों में, तो उनको वो अधिकार नहीं दिए गए। और इसका ध्यान जो है वो खींचा है एक कनाडाई मूल का व्यक्ति था जिनका नाम था डैनियल पॉल। इसने 2000 में इस ओर ध्यान खींचा कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज़ बुलंद करने वाले, उस समय जो है लोकतंत्र के पक्ष में जिसने अपनी आवाज़ बुलंद की थी, उसमें नाम आता है थॉमस पाइन ने। और उसने समाज को संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया था। इसने, ये जो व्यक्ति है थॉमस पाइन और डैनियल पॉल ने 2000 में इस ओर ध्यान खींचा है कि जो थॉमस पाइन ने लोकतंत्र की आवाज़ यहाँ पे संवैधानिक कानूनों के तहत लोकतंत्रात्मक अधिकार या लोकतांत्रिक अधिकारों की बात की थी, उसने यहाँ के आदिम समाज को सिर्फ मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया था। यानी यहाँ के नाम, उन्होंने इंडियंस का तो सिर्फ नाम लिया था, रेड इंडियंस या कह सकते हैं जो अमेरिका के मूल निवासी थे, उनके तौर पे कि उनको लोकतांत्रिक अधिकार देने जाने की बात की है। लेकिन वास्तव में ये लोकतांत्रिक अधिकार इन मूल निवासियों को मिले ही नहीं थे, बल्कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों
का जो फ़ायदा उठाया था वो सिर्फ वो गोरे लोग थे, उन्हीं को ये फ़ायदा मिला था। यहाँ के मूल निवासियों को किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि थॉमस पाइन ने इंडियन का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पे किया था। यहाँ पे उनका नाम जरूर लिया गया था पेपर्स में, या कह सकते हैं कानूनी प्रक्रिया के दौरान, लेकिन वास्तव में मूल निवासियों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिला था। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी होगी कि ये इंडियंस कौन है। ये इंडियंस है अमेरिका के मूल निवासी। और इनको इंडियंस क्यों कहा है? क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस जब वो इंडिया की यात्रा पर निकला था अपने जहाज शांता मारिया और नीना पिंटा के साथ अपने 40 नाविकों के समूह के दौरान, और वो अटलांटिक पार करके इंडिया में नहीं बल्कि उस समय समुद्री ज्ञान नहीं था, तो ऐसे में वो अमेरिका पहुंच गया। अमेरिकी दूत पर पहुंचा और उसे लगा कि वो इंडिया आ गया है, और इसके चलते उन्होंने वहाँ के क्रिस्टोफर कोलंबस और उसके जो नाविक भाई या साथी थे, उन्होंने अमेरिका के लोगों के लिए इंडियन शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे लगा था कि वो इंडिया आ गया, वो भारत की भूमि पर आ गया है। और उसने वहाँ के लोगों को, जो काले दिखने में थे, लाल लाल से दिखते थे, और उनके लिए उन्होंने रेड इंडियंस शब्द का इस्तेमाल किया। तो कोलंबस ने इंडियन शब्द का इस्तेमाल इंडियावासी समझने के कारण उनको किया। वास्तव में वो इंडिया नहीं आया था, बल्कि वो अमेरिका की भूमि पर पहुँच गया था, और इस प्रकार से उसने ये इंडियन शब्द है वो अमेरिका के लोगों के लिए इस्तेमाल किया था। बाद में कोलंबस को पता चला कि वो इंडिया नहीं बल्कि वो अमेरिका की भूमि पर पहुंचा है। इसके आधार पर उसने दलील दी कि अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्रोन्मुखी आंदोलन के बीज बोए थे। और इस आधार पे डैनियल पॉल ने, जिसने स्वाधीनता संग्राम की ओर अपना ध्यान खींचा था सन 2000 में, और उसने अपनी दलील दी, उसने अपना मंतव्य रखा कि अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्रोन्मुखी आंदोलन के बीज बोए थे कि अमेरिकी मूल निवासियों को इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया गया था कि इनको लोकतांत्रिक अधिकार दिए जा रहे हैं। विश्व के सामने उन्होंने ऐसा मॉडल जो है वो रखा था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, बल्कि उसके चलते कि मूल निवासियों ने क्यों उनके खिलाफ आंदोलन किए, क्यों इन गोरे लोगों के खिलाफ मूल निवासी खड़े हो गए, तो उसके चलते जो है डैनियल पॉल ने ये कहा है कि मूल निवासियों ने अपने अधिकारों के लिए, जो उनका मूल हक था, मूल अधिकार थे, जो उनको मौलिक अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार, जीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, जो भी अधिकार थे, उसमें जब उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार जब उनको नहीं दिए गए, तो इसके चलते उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की और अंततः उन्होंने यहाँ पर आंदोलन किए। तो इसी के कारण वहाँ पर मूल निवासियों ने आंदोलन किए, जब उनके जो है वास्तविक अधिकारों का जब गला घोटा जाने लगा, और लोकतंत्र की सिर्फ बाहरी तौर पे बात हो रही थी, कागजी तौर पे बात हो रही थी, लेकिन वास्तव में मूल निवासियों को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। तो इस और ध्यान खींचा है डैनियल पॉल ने, जो कि कनाडाई मूल का व्यक्ति था, और 2000 में जब उन्होंने अपना सर्च किया, या कह सकते हैं अपना अनुसंधान किया कि इस प्रकार से मूल निवासियों ने क्यों इन गोरे लोगों के खिलाफ है वो आंदोलन किए थे, तो उन्होंने ये वजह बताई कि ये लोकतांत्रिक अधिकार उनको नहीं दिए गए थे, बल्कि मूल निवासियों के अधिकारों का दुरुपयोग किया गया था, और गोरे लोगों ने सिर्फ अपने लिए मूल जो है संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक कानून, संपत्ति के अधिकार को इन्होंने इस्तेमाल किया था। तो यही वजह रही कि मूल निवासियों ने आंदोलन किया, और इसके लिए डैनियल पॉल ने वी वर नॉट द सेवेजेज नामक पुस्तक लिखी है, और उसके अंदर पृष्ठ संख्या 333 में उन्होंने यहाँ पे अपना कंक्लूजन दिया है, अपना निष्कर्ष है वो दिया है। ठीक है, तो ये था मूल निवासियों के संवैधानिक अधिकारों से किस प्रकार से उनको वंचित रखा गया था, उसके बारे में चर्चा या उसके बारे में ध्यान आकर्षित किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ एक और हम देखें, एक कॉलम आया है आपकी बुक के अंदर, जिसमें जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल के रचयिता या दास कैपिटल लिखी थी कार्ल मार्क्स, जो कि जाने माने दार्शनिक है, और इन्होंने सर्वहारा वर्ग की क्रांति या सर्वहारा वर्ग का इन्होंने जो है समर्थन किया है, और जिनका समयकाल माना जाता है 1818 से 1883 के मध्य। इन्होंने मूल निवासियों के लिए कहा है कि अमेरिकी फ्रंटियर को आखिरी सकारात्मक पूंजीवादी यूटोपिया के रूप में देखा है। फ्रंटियर का मतलब होता है सरहद,
या सीमांत, जहाँ पे सीमा खत्म हो जाती है। और यहाँ पे जो यूरोपीय लोग जो यहाँ पे गए हैं तो उन्होंने मूल निवासियों को आघात ही पहुँचाया है। और उन्होंने अमेरिकी फ्रंटियर को, फ्रंटियर यानी जहाँ सीमा समाप्त होती है देश की, जहाँ सरहद होती है देश की, उससे कि यहाँ तक भी उन्होंने अपने लालच को घटने नहीं दिया। उन्होंने अपना लालच जारी रखा और मूल निवासियों को फ्रंटियर की तरफ, सीमा प्रदेशों की तरफ वो खिसकाते गए। और उसके पीछे उनकी सोच थी सकारात्मक, कि वो अत्यधिक पूंजीवादी रवैया रखते थे, यानी पूंजीवादी आदर्शवाद उनके मन में इतना पनपा हुआ था कि उन्होंने मूल निवासियों के वास्तविक दुख को देखा ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने सुख की लालसा को इतना बढ़ा दिया कि यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने व्यंग्यात्मक रूप से ये कहा है कि पूंजीवादी यूटोपिया, यानी पूंजीवाद का जो है आदर्शवादी रूप, जिसमें किसी अन्य के मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग किया जाए और उनको उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखकर जो है अपने हित की बात करना, अपने स्वार्थ की बात करना, अपने निजी हित या निजी स्वामित्व के बारे में सोचना। तो यही कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी यूटोपिया कहा है। यानी यूटोपिया का अर्थ होता है आदर्शवाद, और पूंजीवादी आदर्शवाद यानी अपने स्वामित्व के लिए, अपने जो है फायदे के लिए किसी भी हद तक चले जाना। और यहाँ पर ये यूरोपीय लोगों ने मूल निवासियों के साथ इसी तरीके से कहा था कि उन्होंने मूल निवासियों को फ्रंटियर की तरफ खिसका दिया था, सीमांत या कह सकते सरहद तक भी खिसका दिया था। और तो भी उनका मन है वो पूरी तरह से शांत नहीं हुआ, बल्कि उसमें उन्हें सकारात्मकता यहाँ पे भी नजर आ रही थी, वहाँ यहाँ पे भी वो अंत तक लाभ लेना चाहते थे। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी यूटोपिया शब्द है वो इस्तेमाल किया है। वहीं एक और जो है व्यक्ति है जिनका नाम है बस्तियात एंड केरे, और ये कहते हैं कि सीमाहीन प्रकृति और स्थान जिसके अनुरूप अपने को ढालती है मुनाफे की सीमाहीन चाहत। यानी अब अमेरिका के अंदर मूल निवासी है वो कहाँ है, प्रकृति के अंतर्गत रहने वाले लोग थे। और सीमाहीन प्रकृति, फ्रंटियर क्या है, सीमाहीन ही है प्रकृति, जहाँ तक निश्चित है सॉरी, जिसके अनुरूप अपने को ढालती है मुनाफे की सीमाहीन चाहत। यानी मुनाफा कौन कमा रहा है, यहाँ पे यूरोप के लोग हैं वो मुनाफे की चाहत से ही अमेरिका की तरफ आए थे, और ऐसे में उन्होंने मूल निवासियों के अधिकारों का हनन ही किया था। इसके तहत उन्होंने मूल निवासियों को प्रकृति से भी दूर कर दिया, उनको सीमाहीन फ्रंटियर की तरफ भेज दिया, और फिर उन्होंने अपने मुनाफे की चाहत उनकी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मूल निवासियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का भी उन्होंने हनन कर दिया। यही बात है, ये दार्शनिक दोनों के दोनों दार्शनिक हैं वो हमें बताने की कोशिश है वो कर रहे हैं।